व्हाट्सअप एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज है हमारी सीरीज का डे 4 और आज का हमारा टॉपिक है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली आज के चैप्टर में हम लोग कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उनके फीचर्स और कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिक रूल्स दैट डिफाइन द पैरामीटर्स एंड कंस्ट्रेंट्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। सिंपल टर्म्स से हम बात करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, जिन्हें हम जनरली गैप यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं बच्चों, वो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं उन पैरामीटर्स को और कॉन्स्ट्रेंट्स को। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस, कि आप विद इन दिस बाउंड्री, विद इन दिस एरिया ही ऑपरेट करेंगे। तो बेसिकली जो गैप है, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो रूल्स हैं जो पैरामीटर्स और कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करते हैं विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल है, उसकी एक रूल बुक होती है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके ऑपरेशन के, कि किस टाइम पर आपकी क्लासेस होंगी, कब आपके टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, क्या स्कूल का डिसिप्लिन रूल होगा, क्या कितनी स्कूल में कमिटीज़ होंगी, स्टूडेंट्स होंगे, क्लासरूम्स होंगे। हर एक चीज़ को फिक्स करने के लिए एक रूल होता है और वो रूल्स किसी भी इंस्टीट्यूशन के रूल बुक में लिखा होता है बच्चों। अब उस रूल बुक का बेनिफिट ये होता है कि वो पैरामीटर डिसाइड करता है कि स्कूल किस तरीके से ऑपरेट करेगा, और कंस्ट्रेंट्स बताता है कि स्कूल की लिमिटेशंस क्या हैं, ये क्या बाउंड्रीज हैं विद इन विच दैट इंस्टीट्यूशन या स्कूल का जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे वो ऑपरेट करेगा। दीज प्रिंसिपल्स आर थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। जिन प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों, वो बेसिकली थियरी बेस है अकाउंटिंग का। थियरी बेस हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये प्रिंसिपल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ अजम्पशंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और अकाउंटिंग में उनका क्या यूज़ है, क्या अकाउंटिंग में उनका पर्पस है, हम उनके बारे में जानेंगे। इन अदर वर्ड्स, दे आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिमिलर वही बात है, क्योंकि वो रूल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं। जो गैप हैं वो आपके रूल्स, पैरामीटर्स, कंस्ट्रेंट्स, आप उन्हें कुछ भी कह सकते हैं। एक तरह से वो अकाउंटिंग की एक रूल बुक है, अकाउंटिंग के जो ब्रॉड क्राइटेरिया हैं उसको डिफाइन करती है। तो इसीलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करती है। अब बात करें अगर हम फीचर्स की, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला फीचर जो है बच्चों वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। देखो, मैन मेड और नेचुरल दो चीज़ें आपने हमेशा सुनी होंगी। नेचुरल एनवायरनमेंट उस चीज़ों को हम कहते हैं जो नेचुरली है, जिसमें जिसकी क्रिएशन में या फॉर्मेशन में ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ एक नेचुरल लिविंग बीइंग है। सिमिलरली जो प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो हमारे ओर हैं, जो हमारे मिनरल ओर्स हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट का हमारे पार्ट है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है। वहीं मैन मेड हम किन्हें कहते हैं? फॉर एग्जांपल, हम जो लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं या कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जो भी चीज़ कोई इंसान बना रहा है वो मैन मेड का पार्ट है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, क्योंकि जो अकाउंटेंट्स हैं, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग फ्रेम कर रहे हैं, तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैन मेड होते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं होते बच्चों। बेसिकली एक ब्रॉड गाइडलाइन होती है कि किस लिमिट के अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट करेगी। अब विद इन दैट लिमिट आप अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने बाउंड्री सेट करी है, आप उस बाउंड्री को क्रॉस ना करें।
एंड द लास्ट थिंग इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जब भी कभी हम ब्रॉड गाइडलाइंस की बात करते हैं, हम जनरल गाइडलाइंस की बात करते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिनकी जनरल एप्लीकेशन हो सकती है, तो वो चीज़ें मोस्टली इन मोस्ट केसेस जनरली एक्सेप्टेड होती हैं। तो सेम चीज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ है, क्योंकि ये बेसिस हैं, गाइडलाइंस हैं, कोई रिजिड रूल्स नहीं है, तो इसीलिए ये बच्चों जनरली एक्सेप्टेड भी हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस की या कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहले है हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। बेसिकली क्या होता है बच्चों, गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारा कहता है कि बिजनेस जो है वो एक फोरसीएबल पीरियड के लिए काम करेगा और हमारी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है इन द नियर फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर, कि हम उस बिजनेस को शट डाउन कर रहे हैं या उस बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। अब बेसिकली इस अजम्पशन का मतलब ये ही है कि बिजनेस को बंद करने का हमारा कोई भी मोटिव नहीं है, और इसकी वजह से हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अब डिफ्रेंशिएट किस तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म टाइम के लिए चलने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है। नियर फ्यूचर में उसका क्लोजर का कोई भी इंटेंशन या कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जो भी एक्सपेंस हम लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, लॉन्ग पीरियड के लिए करेंगे, लंबे समय के लिए करेंगे, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा बच्चों। वहीं जिस चीज़ का हम जो भी एक्सपेंस हम इमीडिएट बेनिफिट के लिए या इमीडिएट कंजम्पशन के लिए करेंगे बच्चों, वो चीज़ें हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस assumption it is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly। इस कॉन्सेप्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, हम डिस्टिंक्शन कर पाते हैं अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। इन दोनों टर्म्स का हमने मतलब पहले भी पढ़ा था बच्चों, और आज भी मैंने आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। On the basis of this concept, fixed assets are recorded at their original cost and depreciated in a systematic manner। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एसेट खरीदा जिसका प्राइस है 5 लाख रुपीस। हमने अज्यूम करा कि इस एसेट की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब इस केस में क्या होगा कि 10 साल में इस वैल्यू की, इस एसेट की जो वैल्यू है 5 लाख रुपीस, वो पूरी डेप्रिशिएट हो जाए। हम इतना डेप्रिसिएशन इस पे एनुअली चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। अब वो कैलकुलेट किस तरीके से होगा, वो कैलकुलेट होगा, हम 5 लाख को 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो अमाउंट आएगा हमारा 50,000, ये अमाउंट हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा बच्चों। ये मेथड को हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड्स होते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इन दोनों मेथड्स को हम आगे जब डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तब डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि 5 लाख का एसेट अगर हमने उसकी लाइफ 10 ईयर्स अज्यूम करी है, तो उस पर एनुअल डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा 50,000। Coming to the next assumption, consistency assumption. According to consistency assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year। बेसिकली ये assumption हमसे क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि एक बार अगर हमने कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लिया, सेलेक्ट करके अडॉप्ट कर लिया, तो हमें उसी को कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर अप्लाई करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी डेप्रिसिएशन में बताया कि डेप्रिसिएशन के हमारे 2 मेथड्स होते हैं, पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, उसने कहा कि हम अपने फैक्ट्री में जो भी एसेट्स हैं उन पर स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब एक बार अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट कर लिया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप कंसिस्टेंटली हर साल
स्ट्रेट लाइन मेथड को ही यूटिलाइज करेंगे जब तक कोई ऐसा नेसेसरी चेंज की रिक्वायरमेंट ना हो कि आपको एसएलएम से डब्ल्यूडीवी यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर स्विच करने की कंपल्शन ना हो। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि एक बार जो आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, उसी को ईयर ऑन ईयर अप्लाई करें। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम एक ही कंसेप्ट को, एक ही प्रैक्टिस को, एक ही प्रिंसिपल को हर साल कॉन्टिन्यूसली ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस पर, तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रैक्टिसेस के थ्रू बन पाएंगे। यानी कि इस साल रिटर्न डाउन वैल्यू, नेक्स्ट ईयर भी रिटर्न डाउन वैल्यू है। सिमिलरली किसी और फंड कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करते हैं या कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस को हम अप्लाई करते हैं, किसी भी चीज़ को हम बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम प्रैक्टिसेस को फॉलो करके हर साल बनेगी तो इजीली हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में कंपेयर कर पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर कंपैरिजन हम कर पाएंगे तो हम इजी कंक्लूजन्स डिराइव कर पाएंगे अपनी ग्रोथ के बारे में, अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में। कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अक्रूअल अजम्पशन। अब अक्रूअल अजम्पशन हमसे क्या कहता है बच्चों कि अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट at the time when it is entered into and not when the settlement takes place। सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो ये अजम्पशन का मतलब ये है कि रेवेन्यू जो हमने अर्न किया वो उस पॉइंट पर हमने अर्न किया जब हमने ट्रांजैक्शन में एंटर किया। फॉर एग्जांपल, हमने एक सेल्स करनी थी, हमें एक पर्सन को गुड्स सेल करने थे 10,000 के। हमारे पास एक ऑर्डर आया, हमारा एक क्लाइंट था राम ने 10,000 के गुड्स मांगे और हमने उसको 10,000 के गुड्स सप्लाई कर दिए बच्चों। लेकिन राम ने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे 10 दिन के बाद दूंगा। क्या ट्रांजैक्शन को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी जनरल में, लेजर में आज की डेट में रिकॉर्ड करेंगे या जब 10 दिन बाद हमारे पास पैसा आएगा उस पॉइंट पर? तो अकॉर्डिंग टू अक्रूअल अजम्पशन, जिस दिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, यानी कि जिस दिन जो गुड्स थे वो राम तक पहुंच गए, जो 10,000 के गुड्स हमने सप्लाई करे वो राम तक पहुंच गए प्यारे बच्चों, उस दिन इस ट्रांजैक्शन को हम कंप्लीट मानेंगे और अपनी इस ट्रांजैक्शन को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बेसिकली रेवेन्यू उस पॉइंट पर रिकॉग्नाइज और रियलाइज किया जाता है जब सेल कंप्लीट हो जाए या सर्विसेज रेंडर हो जाए, यानी सर्विसेज को प्रोवाइड कर दिया जाए और ये इममटीरियल है, यानी कि इसका कोई यूज नहीं है कि कैश हमें रिसीव हुआ है या नहीं। जैसा कि हमने इस केस में बात करी कि राम को हमने 10,000 के गुड्स सप्लाई कर दिए या 10,000 की वर्थ सर्विसेज हमने प्रोवाइड कर दी, तो यानी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है बच्चों। अब पैसा कब आएगा, नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, इस बात का कोई भी मतलब हमारी अक्रूअल अजम्पशन के अकॉर्डिंग नहीं बनता। सिमिलरली एक्सपेंसेस की बात करें तो वो कब रिकॉग्नाइज किए जाते हैं? वो एक्सपेंसेस उस अकाउंटिंग पीरियड में रियलाइज किए जाते हैं इन विच रेवेन्यू रिलेटेड टू इट इज रिकॉग्नाइज्ड वेदर पेड इन कैश और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस हैं वो ऑन रेंट पर हैं और उसका जो एनुअल रेंट है वो है 15,000 रुपीज। रेंट आपका हर महीने की फर्स्ट को बेसिकली ड्यू होता है, सबका अलग अलग क्लॉज होता है, किसी का फर्स्ट को, किसी का 10th को, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा रेंट फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को ड्यू होता है। किसी भी रीजन की वजह से हमने फर्स्ट को रेंट पे नहीं करा, तो क्या वो ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगी या नहीं? आंसर इज यस, वो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगी एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि हमने उस बिजनेस प्रीमाइसेस से रेवेन्यू अर्न किया है और रेंट पे करना हमारी एक लायबिलिटी है और वो रेंट हमने पे नहीं किया है।
तो भी हम उसको अपना एक्सपेंस मानेंगे, बेशक हमने उसे पे नहीं किया है, और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। अब ये कंसेप्ट जो है प्राइमरली इंपॉर्टेंट क्यों है? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस सबको रिकॉग्नाइज करने में उस पॉइंट पर जब ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इट में हम एंटर कर जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कैश या बैंक जो भी अमाउंट है हमें रिसीव हुआ या नहीं, उसका कोई भी मटेरियल इंपॉर्टेंस नहीं है। बेसिकली इंपॉर्टेंस इस चीज़ का है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व हैं वो ट्रांजैक्ट हो गई हैं या नहीं। कमिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बेसिकली ये प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों एक सेपरेट एंटिटी हैं। यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो ओनर है उसने जो भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करा है बच्चों, वो कैपिटल अमाउंट एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। और हम कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेटेड अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करते हैं तो हम उसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर करते हैं, ना कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर करते हैं। यानी कि अगर ओनर भी, जो बिजनेस का ओनर है वो भी अगर बिजनेस को कोई पैसा प्रोवाइड करेगा तो वो बिजनेस एज अ लायबिलिटी ही ट्रीट करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में भी जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे अकाउंटिंग का तब बात करी थी कि अकाउंटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम चीज़ों की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएँ बच्चों। अगर किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की हम मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस चीज़ को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब इस प्रिंसिपल के दो मेजर लिमिटेशंस भी हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या हैं? पहला तो वही कि जो ट्रांजैक्शंस को हम मनी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते, मनी टर्म्स से मेजर नहीं कर पाते, उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ बिजनेस में काम कर रहे हैं उनकी ऑनेस्टी, जो मैनेजमेंट बिजनेस की है उनकी क्वालिटी कितनी है, उनका हार्डवर्क कितना है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिजनेस की सक्सेस में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्टूडेंट्स। लेकिन क्या हम इन चीज़ों को मनी टर्म से मेजर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। और इसी वजह से हम इन चीज़ों को, जो कि हमारे लिए एक एसेट है, क्योंकि एम्प्लॉय ऑनेस्टी, मैनेजमेंट क्वालिटी हमारे लिए एक एसेट है बच्चों, क्योंकि वो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। और जो भी चीज़ बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, बिजनेस की ग्रोथ में काम कर रही है, वो बिजनेस के लिए एक एसेट है। लेकिन हम क्योंकि उसे मॉनेटरी टर्म से मेजर नहीं कर पाते तो इसीलिए हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। दूसरी लिमिटेशन ये है कि वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू एज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑन ट्रांजैक्शन डेट। यानी कि हम अपनी बुक्स में जो भी एसेट है उसको उस अमाउंट पर रिकॉर्ड करते हैं जो उसकी वैल्यू ट्रांजैक्शन डेट पर होती है। फॉर एग्जांपल, हमने एसेट आज परचेज करा, आज उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है बच्चों। लेकिन जिस दिन हमने पेमेंट करी, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू कम हो गई या उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, लेकिन क्योंकि ट्रांजैक्शन हमने पहले ही कर लिया था और उस टाइम पर उसकी वैल्यू 5 लाख थी, तो हम 5 लाख रुपए ही पे करेंगे। और उसी वैल्यू पर वो जो एसेट है उसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो उसकी करंट वैल्यू है कम या ज़्यादा, उसमें हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है कि जो पूरी एंटरप्राइज है, जो बिजनेस एंटरप्राइज है, हमें उसकी लाइफ को
स्मॉलर पीरियड्स में डिवाइड कर देना चाहिए और हर पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड कहेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? इसकी रिक्वायरमेंट इसीलिए है ताकि बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको हम एक रेगुलर इंटरवल पर टाइम टू टाइम मेजर कर सके बच्चों। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे बिजनेसेस में बात करें तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से मार्च तक का होता है और अप्रैल से मार्च के फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही प्रिपेयर की जाती हैं मोस्टली इंडिया में। मार्च 31 जब आता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस साल की प्रिपेयर करनी स्टार्ट कर दी जाती हैं एंड विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा टाइम लगता है, उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगते हैं, उतनी ज़्यादा स्किल लगती है। लेकिन अब ये एक साल का पीरियड क्यों बनाया गया है? या कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, हर 3 महीने में उनकी रिपोर्ट आती है। ये पीरियड क्यों बनाया गया है स्टूडेंट्स? ताकि उस बिजनेस को टाइम टू टाइम एनालाइज किया जा सके, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। अब अकाउंट्स क्योंकि एक बिजनेस के जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को यूज करके बनाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि बिजनेस एक फोर्सेबल फ्यूचर के लिए काम करेगा। तो इसीलिए टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन, रेगुलर इंटरवल पर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ताकि प्रॉपर डिसीजंस लिए जा सकें बच्चों। बात करेंगे अगले प्रिंसिपल की जो कि है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है कि देयर शुड बी कंप्लीट and understandable reporting on financial statements of all significant information relating to economic affairs of the entity। यानी कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है ओनर से रिलेटेड, क्रेडिटर से रिलेटेड, आपके लोन से रिलेटेड, उन सब का आपको फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करने के लिए चीज़ों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये आपको अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस का, अपनी हैबिट का, गुड हैबिट्स का पार्ट बनाना चाहिए कि आप सभी मटेरियल और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें। अब इसका यूज क्या होगा बच्चों? फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टर है, उसको पता चला कि बिजनेस में एक लॉस हुआ है, बिजनेस को जो है इस क्वार्टर में या इस फाइनेंशियल ईयर में लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। तो वो इन्वेस्टर अपने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले, अगर वो पोटेंशियल इन्वेस्टर है तो इन्वेस्ट करने से पहले, और वो अगर एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो उसको इन्वेस्ट रहने से पहले बहुत बार सोचेगा, क्योंकि उसका पैसा जो है वो उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसने वो पैसा इसलिए इन्वेस्ट करा था ताकि वो उस पर रिटर्न जनरेट कर सके, और वो उस लॉस को बियर करने की अगर कंडीशन में नहीं है तो वो अपनी मनी को बिजनेस से विड्रॉ कर लेगा। इन केस अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसको लॉस पर लॉस हो रहा है लेकिन वो इन्वेस्टर्स को नहीं बता रहा है, वो लोगों को नहीं बता रहा है उसके रीजंस, तो इस केस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी बिजनेस में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी इन्वेस्टर्स के बीच, जिसका बिजनेस पर एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीजंस फॉर लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज्ड। बेसिक ये प्रिंसिपल का मतलब इतना ही है कि कोई भी मटेरियल या सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड, तो आपको सभी रिलेटेड पार्टीज को, सिर्फ इंटरनली नहीं एक्सटर्नली भी सभी रिलेटेड पार्टीज को सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए इन डिटेल। Coming to the next, materiality principle. Materiality principle refers to relative importance of an item or an event. According to American Accounting Association, an item regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor. यहाँ पर बेसिकली हमारा लास्ट एग्जाम्पल एकदम फिट होगा बच्चों, जो हमने लिया कि अगर किसी बिजनेस में लॉस कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो ये एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि
अगर कोई बिजनेस कॉन्टिन्यूसली लॉस कर रहा है यानी वो अपने एसेट्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है या उसके जो एक्शन प्लान्स हैं वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो इस केस में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है तो वो बिजनेस की हेल्प कर सकता है अपने अकाउंटिंग फंडास को, जो उसके एक्शन प्लान्स है उनको मॉडिफाई करने में, उनको करेक्टली अप्लाई करने में। और अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टर है तो वो अपना पैसा टाइमली विड्रॉ कर सकता है उस बिजनेस से, ताकि उसको लॉस बियर ना करना पड़े। माय डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली मटीरियलिटी प्रिंसिपल जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड पर, आपके पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। अब पर्सनल जजमेंट पर मैंने क्यों कहा ये डिपेंड करता है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए मटेरियल या इम्पोर्टेंट है, हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए ना हो। हर एक इन्फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस का लेवल इंडिविजुअली डिफर कर सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मटीरियलिटी प्रिंसिपल जो है इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है, हर किसी के लिए डिफरेंटली अप्लाई होता है स्टूडेंट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी अगर एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस होने वाले हैं बिजनेस में, तो उन सब के लिए हमें प्रोविजन बनाना नेसेसरी है। लेकिन अगर कोई भी एंटिसिपेटेड इनकम या प्रॉफिट्स होने वाले हैं तो उनको रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए। बेसिकली ये प्रिंसिपल हमें सेफ साइड पर चलना सिखाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, हमारे कंपनी के डेटर्स हैं 1 लाख रुपए के, जिन लोगों से हमें पैसा लेना है उनका अमाउंट है 1 लाख रुपीज़। अब ये मार्केट ट्रेंड है कि एटलीस्ट 5% लोग, अराउंड 5% लोग जो है पैसा वापस नहीं करते हैं, यानी कि ये लोग बैड डेट बन जाते हैं। तो कंपनी क्या करेगी कि 5,000 का एक ऑलरेडी प्रोविजन बना देगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू प्रोवाइड फॉर दैट एंटिसिपेटेड लॉस। क्योंकि ये लॉस अभी हुआ नहीं है बच्चों, ये एंटिसिपेट किया है हमने, क्योंकि जनरल मार्केट ट्रेंड है कि 5% डेट्स जो है बैड डेट बन जाते हैं। तो हमने एंटिसिपेट करके, कैलकुलेट करके, अज्यूम करके ये 5,000 का प्रोविजन हमारा बना दिया है। लेकिन अगर कोई ऐसा एंटिसिपेटेड गेन है कि मान लो हमारी एक बिल्डिंग है जिसको हमने 10 लाख रुपए में परचेज करा था, और आज हमें लगता है कि उस बिल्डिंग की वैल्यू 10 करोड़ हो गई है, और अगर आज हम उसे सेल करेंगे तो वो 10 करोड़ रुपए में बिकेगी। तो ये एक एंटिसिपेटेड प्रॉफिट या इनकम है बच्चों। ये हमने अज्यूम करा है कि 10 लाख की बिल्डिंग की हमारी वैल्यू 100 टाइम्स आज हो गई है और उसकी वैल्यू आज 10 करोड़ हो गई है। लेकिन जब तक वो वैल्यू हम रियलाइज ना कर लें तब तक हम उस चीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बेसिकली प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि अगर कोई एंटिसिपेटेड लॉस है, फॉर एग्जांपल बैड डेट्स, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर कोई एंटिसिपेटेड गेन है, जैसे कि ये बिल्डिंग का हमने जो एग्जांपल लिया, तो उसको तब तक अकाउंट मत करो जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। कमिंग टू द नेक्स्ट, हम बात करेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल की। तो ये बेसिकली क्या कहता है कि जो एसेट हैं उन्हें हम एट द प्राइस ऑफ एक्विजिशन, एट द एक्विजिशन कॉस्ट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एसेट को हमने 5 लाख रुपए का परचेज करा और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के टाइम अगर उसकी मार्केट वैल्यू घट जाती है और 4 लाख हो जाती है, या बढ़कर उसकी मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपीज हो जाती है, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर, और फिर भी हम उस एसेट को 5 लाख रुपीज ही शो करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन इस एसेट में हम टाइम टू टाइम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या तरीका होता है, इसको हम आगे जब पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। लेकिन इस प्रिंसिपल का बेसिक कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एसेट की वैल्यू चाहे अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू कम हो जाए, यानी 4 लाख हो जाए, या बढ़ जाए 7 लाख हो जाए बढ़कर,
इसका कोई भी इम्पैक्ट एसेट की वैल्यू पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं पड़ेगा और उसको हम फिर भी 5 लाख रुपीज़ में ही, जो कि हमारी एक्विजिशन कॉस्ट है, इस पर ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, हम बात करेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल की। अब ये क्या कहता है कि जो भी एक्सपेंस हम कर रहे हैं उसे हम रेवेन्यू के साथ अपने मैच करें, यानी कि बेसिकली हम अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उन सब के लिए भी एडजस्टमेंट करें, साथ ही बिजनेस के जो भी रेवेन्यूज हैं और जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम मैच करें करेक्टली, ताकि हम अपने प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन कर पाए माय डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो हमने एक गुड्स परचेज करे थे, रॉ मटेरियल परचेज करा था 10,000 रुपीज़ का। इस पर हमने 5,000 की एडिशनल कॉस्ट लगाकर ये प्रोडक्ट तैयार करे। अब इसकी टोटल कॉस्ट हो गई है 15,000 स्टूडेंट्स। जब मार्केट में हम इन प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे तो प्रोडक्ट सेल करने के बाद, ये 15,000 के प्रोडक्ट सेल करने के बाद हमें मार्केट से मिले 25,000 रुपीज़। तो अब एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल हम क्या कहेंगे कि ये 15,000 की जो कॉस्ट है ये 25,000 का रेवेन्यू अर्न करने के लिए हमने इनकर करी है, यानी कि या हम इसको दूसरी तरीके से कहें तो 25,000 का रेवेन्यू अर्न करने के लिए हमने 15,000 की कॉस्ट इनकर करी है या 15,000 का एक्सपेंस इनकर करा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसी को हम मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। और जो 10,000 का हमारा डिफरेंस है वो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये 25,000 हमारी कॉस्ट होती है, 15,000 ही हमारा सेलिंग प्राइस होता, तो 10,000 का जो अमाउंट है वो हमारा लॉस बन जाता माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये प्रिंसिपल जो है ये हेल्प करता है करेक्टली मेजर करने में रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड और एक्सपेंसेस इनकर्ड को आपस में मैच करने के बाद, जैसे कि हमने इस केस में करा, हमने करेक्ट एक्सपेंस को करेक्ट रेवेन्यू के साथ मैच करा और उसके बाद अपना प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करा बच्चों। अब इसमें जो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस का पार्ट है हम उसको भी इन्वॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो इसके अलावा हमें 1,000 रुपये की एडिशनल कॉस्ट लगी ट्रांसपोर्टेशन की, लेकिन उसको हमने अभी तक पे नहीं करा है, तो ये हमारा एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और इस एक्सपेंस को भी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि हमारा एक्सपेंस जो है 15,000 नहीं, अब 16,000 रुपीज़ हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट जो है वो घटकर सिर्फ और सिर्फ 9,000 रह जाएगा स्टूडेंट्स। तो यानी कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसको भी हम इसमें कंसिडर करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, डुअल एस्पेक्ट या डुअलिटी प्रिंसिपल। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट, जो कि एक इक्वल अमाउंट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने एक बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख की कैपिटल से, तो अब इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे। एस्पेक्ट्स क्या होंगे? पहला होगा कैपिटल, पहला एस्पेक्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स कैपिटल का, जो कि राहुल ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी। दूसरा एस्पेक्ट इसमें क्या होगा? जो कैश राहुल बिजनेस में लेकर आया, क्योंकि उसने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा, यानी उसने 1 लाख रुपए इन कैश या इन चेक बैंक हम बिजनेस में इन्वेस्ट करे होंगे, तो वो 1 लाख रुपए जो है इन कैश बिजनेस के लिए एक एसेट है। एसेट को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कैपिटल जो है राहुल ने जो अमाउंट इन्वेस्ट करा है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, तो उसे हम क्रेडिट साइड पर शो करेंगे और हमारी ट्रांजैक्शन जो होगी वो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इन सभी चीज़ों को हम जब जर्नल और लेजर वाले चैप्टर्स अपने स्टार्ट करेंगे वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इस ट्रांजैक्शन के अब दो एस्पेक्ट्स हैं, पहला डेबिट एस्पेक्ट जहाँ पर हमने कैश को डेबिट करा, और दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट जहाँ पर हमने कैपिटल को क्रेडिट करा माय डियर स्टूडेंट्स।
तो बेसिकली इस प्रिंसिपल का यही कहना है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट, एक क्रेडिट एस्पेक्ट, जो कि इक्वल अमाउंट के होते हैं, यानी कि जितना हम डेबिट करेंगे उतना ही हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू को रियलाइज उस पॉइंट पर किया जाता है जब हम ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाते हैं, ना कि जब हमें अमाउंट रिसीव हो जाता है। इसे हमने पढ़ा था अभी असम्पशंस में, सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स। एंड द लास्ट इज वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए एक एविडेंस होना इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सारी अकाउंटिंग जो है पर्सनल बायस से फ्री होनी चाहिए। उन सभी ट्रांजैक्शंस के अमाउंट को, चाहे ट्रांजैक्शन हुई या नहीं हुई, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए भी एक एविडेंस प्रेजेंट होना चाहिए। वो एविडेंस किस फॉर्म में हो सकता है बच्चों? या तो कैश मेमो हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, सेल्स बिल हो सकता है, किसी भी टाइप का एविडेंस काम करेगा, लेकिन वो एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। सो आई होप आप लोगों को सब प्रिंसिपल्स, अजम्पशन समझ आए होंगे। इसको पढ़िए, नोट से पढ़िए, टेलीग्राम ग्रुप पर थोड़ी ही देर में पीडीएफ आ जाएगी, अपनी बुक से डिटेल में अच्छे से पढ़िए। और अगर फिर भी आपको कोई प्रिंसिपल में, किसी भी अजम्पशन में कोई डाउट होता है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून। ऑल द बेस्ट।